हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। फिर भी बीजेपी को क्यों चाहिए मुस्लिम वोट, ये हमारे वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, 17 जनवरी 2023 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों से मिलने की बात कही थी। इससे 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है? कौन है पसमानदा मुस्लिम जिन्हें बीजेपी रिझाने की कोशिश कर रही है? क्या पसमानदा मुस्लिम बीजेपी खेमे में आ सकते हैं? दोस्तों, उर्दू फारसी का शब्द है पसमानदा, मतलब है पिछड़े और दलित मुस्लिम। पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूटे हुए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा कहा जाता है। जब हमने पसमानदा की शुरुआत जानने के लिए कहा तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक और राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी ने बात की, तो उन्होंने दावा किया कि फ़ारसी और उर्दू के शब्द का पहली बार इस्तेमाल उन्होंने ही किया था। अली अनवर बताते हैं कि मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा है। जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन यह हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियां यानी शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल नहीं है। अलग अलग जातियों में बटे मुस्लिमों को जाति से जमात की नीति पर एकजुट करने के लिए पसमानदा शब्द की शुरुआत हुई थी। अब भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी 80% से ज़्यादा है। दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे कहते हैं कि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पसमानदा के लिए बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही स्नेह यात्रा भी निकाल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पसमानदा की एक शिकायत रही है कि अशराफ लोग सत्ता में रहते हैं। पसमानदा की शिकायत को दूर कर बीजेपी समुदाय के कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। उन्होंने कहा, बीजेपी औपचारिक तौर पर स्नेह यात्रा निकालने के बजाय अगर ठोस राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम लेकर पसमानदा के बीच जाएगी तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। अभी तक बीजेपी शिया और बरेलवी वोटों पर काम करती रही है, लेकिन सुन्नियों पर बीजेपी ने इस बार ये बड़ा प्रयोग किया है। दुबे का कहना है कि बीजेपी की राजनीति काफ़ी फ्लेक्सिबल यानी लचीली रही है। एक वक्त था जब एनडीए बनाने के लिए बीजेपी ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को साइड कर दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही सबसे पहले उसने यही काम किया। दोस्तों, ऐसे में बीजेपी को अगर दिखाई देगा कि उसे पसमानदा का थोड़ा बहुत भी वोट मिल जाता है तो लोगों को बीजेपी का बदला रूप भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुख्य तौर पर 2 वजहों से पसमानदा मुस्लिमों को साथ ला रही है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज चमकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। नंबर 2, बीजेपी को जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ाकर सत्ता में मजबूती में आने के लिए पसमानदा मुस्लिमों को साधने की कोशिश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 45% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को 42,000 वोटों से जीत मिली थी। मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तब दावा किया था कि यूपी विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा का वोट बीजेपी को मिला है। इसके अलावा CSD लोकनीति सर्वे 2022 ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 8% पसमानदा मुस्लिमों ने यूपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया था। इसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी की जीत में पसमानदा ने अहम भूमिका निभाई थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर पहुंचे थे, जिनमें से 40 विधायक पसमानदा हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% हैं। इससे साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा सीट वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पसमानदा को रिझाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में उच्च जाति के कैबिनेट मोहसिन रजा को हटाकर
बीजेपी ने पसमानदा के दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया। नंबर 2, अब देश के पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने इश्ने यात्रा निकाली थी। नंबर 3, मुफ्त राशन, शौचालय, एलपीजी गैस सिलेंडर, आवास आदि जैसी योजनाओं के जरिए पसमानदा तक पहुंचने की निरंतर कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पसमानदा नेताओं की बीजेपी सरकार से 3 मांगें कौन सी हैं। नंबर 1, पसमानदा समुदाय को सरकार शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे। नंबर 2, पसमानदा समाज के लोगों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अन्याय बंद हो। नंबर 3, राजनीतिक स्तर पर हर दलों में पसमानदा समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए ताकि समुदाय के ज़्यादा लोग संसद और विधानसभा पहुंच सकें। दोस्तों, छोटे दलों की मदद से बीजेपी कैसे पसमानदा मुस्लिमों को साधना चाहती है, इस बात को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से समझा जा सकता है। जो 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ बनी थी। नीतीश कुमार के सुशासन और माफिया को खत्म कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के चुनावी नारे उन कई कारणों में से एक थे जिनकी वजह से उनकी जीत हुई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरणों को काफ़ी शानदार तरीके से साधा था, जिसके चलते पसमानदा मुसलमानों ने आरजेडी और एलजेपी के बजाय एनडीए को वोट दिया था। दोस्तों, सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी पार्टियां अन्ना द्रमुक, अपना दल, निषाद पार्टी, जेजेपी, एलजेपी, बीपीएफ, एजीपी, आईपीएफटी आदि पसमानदा मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए अन्य छोटे सहयोगों के माध्यम से अपने मास्टर प्लान को लागू करेगी। यानी चुनाव में ये पार्टियां पसमानदा समुदाय के नेताओं को मुस्लिम बहुल सीटों पर उनके चुनाव चिन्ह पर टिकट देगी। भले ही ये पार्टी चुनाव ना जीत सकें, लेकिन मुस्लिम वोटों को बांटने और विपक्षी दलों को कमज़ोर करने में अहम भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पसमानदा मुस्लिमों के भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 7,500 सांसद बने, जिनमें से 400 मुस्लिम थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 340 सांसद अशराफ यानी उच्च मुस्लिम जाति के थे और सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज के थे। दोस्तों, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अली अनवर अंसारी का कहना है कि वैसे तो देश के 18 राज्यों में जहाँ भी मुस्लिम आबादी है हर जगह पसमानदा है, लेकिन 5 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में इनकी संख्या ज़्यादा है। इन 5 में से 3 राज्यों में अभी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकार है, जबकि 2 राज्यों में से एक में टीएमसी और दूसरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इन 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो यूपी में 19.2%, बिहार में 16.8%, बंगाल में 27%, झारखंड में 14.5% और असम में 34.2% मुस्लिम हैं। इनमें ज़्यादातर संख्या पसमानदा मुस्लिमों की है। इन राज्यों में 190 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। इसलिए बीजेपी 2024 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पसमानदा को साधने में जुटी है। इसके अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पसमानदा मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। दोस्तों, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1936 में जब अंग्रेज़ों के सामने ये मामला गया तो एक इम्पीरियल ऑर्डर के तहत सिख, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई दलितों को बतौर दलित मान्यता दी गई, लेकिन इन्हें हिंदू दलितों को मिलने वाले फ़ायदे नहीं दिए गए। 1950 में आज़ाद भारत के संविधान में भी यही व्यवस्था रही। हालांकि 1956 में सिख दलितों और 1990 में नव बौद्धों को दलितों में शामिल तो कर लिया गया, पर दलित मुस्लिम दलित जातियों को मंडल कमीशन की सिफारिशें होने के बाद ओबीसी लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई। इसीलिए कमीशन की रिपोर्ट में दलित पसमानदा मुस्लिमों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का सुझाव दिया गया। दोस्तों, बीजेपी की कोशिशों का पसमानदा मुस्लिमों पर कितना असर पड़ रहा है, इसका जवाब पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने दिया है। अनीस का कहना है कि यूपी में बीएसपी और एसपी ने हमें सपने दिखाए, वोट लिया, मगर चुनाव के वक्त किए गए वादों को भूल गए। जबकि बीजेपी सरकार ने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का जाति धर्म देखे बिना सबको लाभ दिया। इसलिए 2022 में हमारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।